मैंने आपको अभी जो प्रीवियस लेक्चर है जो मैंने रिकॉर्ड किया उसमें मैंने आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज तक बताया है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट वर्ब भी होगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या चीज जो होगी जो इसमें जो है इसको यूनिक बनाएगी वो ये है कि ये कंप्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, ये कंप्लीट मीनिंग किसी भी सेंटेंस में आप क्लॉज डाल दोगे, जैसे शी वेंट टू द स्टोर। जब भी किसी सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा तो वो कंप्लीट मीनिंग दे देगा, ठीक है। लेकिन ये वाला केस जो है ना वो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ नहीं है। A dependent clause is a group of words that contains a subject and a verb. As usual, ये होता है, clause का subject और verb तो है, लेकिन क्या difference है? But does not express a complete thought on its own because it leaves the thought unfinished. It cannot stand alone as a sentence. यहाँ पे क्या पढ़ा था? An independent clause can stand alone as a complete sentence क्योंकि वो complete thought देता है, जबकि ये unfinished thought देता है और ये एक अकेला सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता। अब अगर ये अकेला नहीं आ सकता एक सेंटेंस में तो अब इसे कंप्लीट करने का तरीका क्या है? कंप्लीट करने का तरीका ये है कि यार क्लोज की तो है ही दो टाइप्स है क्लोजेस की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट पूरा मीनिंग नहीं दे रहा तो उसको इंडिपेंडेंट सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो it typically needs to be combined with an independent clause to form a complete sentence। अब dependent clause दिखने में कैसा होता है? डिपेंडेंट क्लोज में कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, कंजंक्शन जिनको हम बोलते हैं। कोई कंजंक्शन यूज हो जाता है क्लॉज से शुरू में जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट हो जाता है। अगर वो कंजंक्शन, जैसे ऑल तो एक कंजंक्शन है। अब ये मैं आपको जब सेंटेंस की टाइप्स कराऊंगी वहां पे आपको कंजंक्शंस बताऊंगी, आपको क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरह के आप अभी समझे, कोई एक वर्ड लगा दिया जाता है, उस एक वर्ड के लगने की वजह से वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर वो वर्ड हटा दिया जाए तो वो वापस से इंडिपेंडेंट बन जाएगा सेंटेंस। जैसे कि अब डिपेंडेंट क्लोज है में हमने बोला ऑल दो शी वाज टायर्ड, हालांकि वो थकी हुई थी। अब ऑल्दो की वजह से ये डिपेंडेंट बना है। अगर आप ऑल्दो यहाँ पे ना लिखते हो, आप बोलते सिर्फ कि शी वाज टायर्ड, तो आप मुझे बताना कि क्या शी वाज टायर्ड कंप्लीट एक इस तरह का क्लॉज है जो कंप्लीट थॉट दे रहा हो? बिल्कुल है। शी सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, शी वाज टायर्ड। मुझे किसी ने पूछा यार वो क्यों नहीं आई थी, तो मैंने बोला यार शी वाज टायर्ड। एक कंप्लीट मीनिंग क्लॉज, एक कंप्लीट सेंटेंस, एक सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर मैं शी वॉज टायर्ड से पहले एक वर्ड मैंने ऐड किया है, अटैच किया है ऑल दो, मैंने कहा ऑल दो शी वॉज टायर्ड, तो ये जो वर्ड इसके साथ लगा है ना इसकी वजह से डिपेंडेंट बन गया है। अब मैंने, किसी ने मुझसे पूछा यार उसने क्या काम खत्म कर लिया है, होमवर्क, ठीक है ना, किसी का पूछा यार उसने होमवर्क खत्म कर लिया है, मैंने कहा यार ऑल दो शी वॉज टायर्ड, तो अब वो बंदा मेरी तरफ देखेगा कि हाँ ठीक है, अच्छा हालांकि वो थकी हुई थी तो क्या खत्म किया है कि नहीं किया। तो मैंने कहा यार ऑल दो शी वाज टायर्ड, अब मुझे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, शी फिनिश्ड हर होमवर्क। ठीक है, जब भी आप डिपेंडेंट क्लॉज यूज करते हो उसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। देखो अगर उसने मुझे बोला कि यार क्या उसने काम खत्म कर लिया होमवर्क, तो मैंने बोला यार शी फिनिश्ड हर होमवर्क। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था, शी विद सब्जेक्ट वर्ब भी था, एक कंप्लीट सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हो गया है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इस तरह की कोई और वर्ड इसके अंदर ऐड नहीं किया शुरू में, मैंने कहा शी फिनिश हर होमवर्क, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग। मैं जब अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलूंगी, देखो मुझे इस वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैंने शुरू किया इस तरह के ऑल दो शी वाज टायर्ड, हालांकि वो थकी हुई थी, शी फिनिश्ड हर होमवर्क, तो ये ऑल दो लगने की वजह से ये जो मेरा क्लॉज है ये डिपेंडेंट बन चुका हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऑल दो हटा दूं तो इवन ये जो क्लॉज है ये भी मेरा इंडिपेंडेंट बन सकता है, शी वाज टायर्ड। लेकिन ऑल दो वर्ड ऐड करने की वजह से आपका ये डिपेंडेंट क्लोज बना है, ठीक है। अब ये जो ऑल दो आप बोलोगे यार कौन से वर्ड्स होते हैं जो ऐड करके इस तरह होता है, तो ये एक पूरी एक लिस्ट होती है, कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये जो कंजंक्शंस होते हैं जब भी आप ये सेंटेंस में ऐड कर देते हो, क्लॉज में ऐड करते हो, तो वो क्लॉज ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट होता है। इसकी लिस्ट मैंने आगे ऐड की हुई है, ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है कि भाई हमें कैसा पता चलेगा, मैंने आगे ऐड किया हुआ है। तो जब जब आपकी क्लॉज के शुरू में वो वाला वर्ड आप लगाओगे वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा। अब उसको कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मैंने पीछे आपको एक बात बताई थी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स नहीं होती, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉजेस की टाइप्स हैं, मैंने आपको डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसकी डेफिनेशन बता दी कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो अकेले अकेले में मीनिंग नहीं देता है, उसको इंडिपेंडेंट की जरूरत पड़ती है हर हाल में। अब डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स देखेंगे। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। पता नहीं मेरा गला बहुत ज्यादा ठीक नहीं हो रहा है, इतना खराब है, इसमें मुझे बोलते हैं बहुत मुश्किल होती है, इस वजह से मैं ना रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड भी कर रही होती हूँ आजकल कि मेरा गला खराब ना हो, लेकिन
फिर बच्चों के बार मैसेजेस आ रहे होते हैं और फिर ये लगता है कोई ना समझे कि मैम छोड़ के भाग गई है, तो इस वजह से फिर मैं रिकॉर्डिंग करने आ जाती हूँ। लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ बीच में अचानक से फिर मेरी आवाज हो जाती है खराब। चलो, डिपेंडेंट क्लॉज की टाइप्स में सबसे पहला है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज आप समझ जाए, कहीं पे भी ये जो क्लॉज होगा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये नाउन की जगह पे कहीं भी यूज होगा, कहीं पे भी नाउन की जगह पे यूज होगा, ठीक है। A noun clause is a dependent clause that functions as a noun within a sentence. It can act as a subject of the word. देखो आपका नाउन कहाँ कहाँ पे यूज होता है इस लाइन में। वर्ब वो सब्जेक्ट में यूज होता है, सब्जेक्ट में यूज होता है ना नाउन, ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है, ऐसा होता है ना। तो नाउन क्लोज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी बोल सकती है। मैं आपको आगे समझाती हूँ कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस का क्या मतलब है। नाउन क्लोज किसके साथ यूज होता है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition, जस्ट एज अ नाउन वुड, जैसे कि एक नाउन काम करता है किसी भी सेंटेंस में। अ नाउन क्लोज कंटेन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑब्वियसली हर क्लोज जो है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्बिनेशन पे ही होता है, बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज जो है वो अकेले नहीं खड़ा होता, और नाउन क्लोज उसकी टाइप ही है। Instead, it relies on an independent clause to give it meaning. अब noun clause की टाइप्स का मतलब यहाँ पे क्या है आगे, कि noun clause एक सेंटेंस में किस किस तरह यूज हो सकता है। तो सबसे पहले है कि ये सब्जेक्ट एक सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज होता है, जैसे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसको आप सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी कह सकते हो। अब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्यों कह रहे हैं? देखो एक सेंटेंस का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब मैंने बोला कि नाउन क्लॉज किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज होता है, तो मतलब ये सब्जेक्ट ऑफ द पूरा सेंटेंस भी है और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी है, क्योंकि ये वर्ब से ही तो पहले है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आता है, वर्ब से पहले मतलब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी है। और अगर मैं बोलूं कि यार जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है, देखो जो भी लाइन में कोई भी चीज इस साइड पे सब्जेक्ट होता है और लाइन में आखिर में इस साइड पे मोस्टली ऑब्जेक्ट होता है। तो जब मैंने बोला कि जो नाउन क्लोज है वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो मैंने ठीक बोला कि नाउन क्लोज पूरे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। लेकिन अगर मैंने बोला ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो बिल्कुल तब भी ठीक है, तो ये वर्ब ही का तो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट ही तो होता है ना, उसके आगे होता है, इस पे काम हो रहा होता है, वर्ब काम कर रहा होता है ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो हम नाउन क्लोज किस किस तरह काम करता है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस या सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सबसे पहला, इफ द क्लॉज एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज अ नाउन क्लॉज। आपको पता है जब भी क्लॉज, आपने याद रखना है, जब भी क्लॉज सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो वो पक्का नाउन क्लॉज है, क्योंकि उसने नाउन को रिप्लेस किया। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखती कि इट वॉज सरप्राइजिंग, इट सब्जेक्ट वॉज वर्ब सरप्राइजिंग, एंड पे जो आ गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो इट वॉज, ये देखो इट की जगह यूज हुआ है, इट की जगह जो है पूरा क्लॉज यूज हुआ है। अब आप ये पूछ सकते हो कि यार हमें, देखो वर्ब आपने कहा कि मैम के सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, वर्ब तो वॉज भी है अगर सेट है तो। देखो मैंने साथ ये भी तो कहा है ना कि एक क्लॉज में वर्ब के साथ सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। देखो वॉज का सब्जेक्ट सेट तो नहीं है ना, वॉज का सब्जेक्ट तो ये पूरा बन गया, यहाँ पे सेट का सब्जेक्ट शी है, तो मतलब ये यहाँ पे क्लॉज है। यहाँ पे वॉस के शुरू में सब्जेक्ट कहाँ है? ये तो पूरी कोई लाइन है, बट शी सेड, वॉस का सब्जेक्ट तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन सेट का सब्जेक्ट शी है, तो मतलब एक क्लॉज में मैंने आपसे कहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक क्लॉज यहीं पे कहीं है, तो मतलब कि व्हाट शी सेड क्या है, क्लॉज है। वॉज वर्ब आ गया, ठीक है। व्हाट शी सेड एक नाउन की जगह आपने एक क्लॉज यूज कर दिया। यहाँ पे नाउन होता कोई, इट होता, कुछ भी होता, दिस होता, कुछ भी होता, गिफ्ट होता, कुछ भी होता, तो मतलब एक नाउन की जगह, इट इट क्या है, गिफ्ट क्या है, ये सब नाउन है ना, तो नाउन की जगह एक क्लॉज यूज हुआ है, तो नाउन क्लॉज बन गया। ये मतलब सिर्फ नाउन ना हुआ, नाउन क्लॉज हो गया, मतलब एक क्लॉज भी हो गया और नाउन की जगह यूज हुआ, तो नाउन प्लस क्लॉज, नाउन क्लॉज, ठीक है। व्हाट शी सेड वाज सरप्राइजिंग, तो आपको समझ आया ना कि मुझे कैसे पता चला कि ये क्लॉज है, क्योंकि वास का सब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी पता नहीं वास का सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई इट शिट लिखा होता तो वास का सब्जेक्ट होता, लेकिन नहीं, यहाँ तक पूरी लाइन टाइप बनी हुई है, और मतलब दो वर्ब वर्ब है, एक वॉज भी वर्ब है, सेड भी वर्ब है, लेकिन सेड का सब्जेक्ट ये है। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि सब्जेक्ट में वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तो मतलब कि ये क्लॉज है। और अगर ये लाइन के शुरू में आया है वर्ब के सब्जेक्ट में या सेंटेंस के सब्जेक्ट में, तो मतलब ये नाउन क्लॉज है, ठीक है। और नाउन क्लॉज यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हेयर व्हाट शी सेड इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वॉज, ये पूरा सब्जेक्ट है वॉज का। अब देखो वट एवर यू डिसाइडेड इज फाइन विद मी। अब इज क्या है,
इज वर्ब है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट नजर आ रहा है? आपको सब्जेक्ट की जगह एक पूरा क्लॉज नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक वर्ड या नाउन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। देखो इसका सब्जेक्ट किधर है भाई, यू तो ये रहा, ये क्या सब्जेक्ट है, पूरा क्लॉज टाइप कुछ बना हुआ है, कोई लाइन टाइप है। लेकिन डिसाइड भी वर्ब है, लेकिन डिसाइड का आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है। वट एवर यू डिसाइड पूरा मिला के एक नाउन की जगह आया है। देखो अगर आप यहाँ पे वट एवर यू डिसाइड ना लिखते, इट इज फाइन विद मी, ठीक है, अगर आप इट लगाते तो वो इट वर्ब का सब्जेक्ट होता ना, नाउन होता ना, यहाँ पे इट नाउन की तरह एक सब्जेक्ट की तरह काम करता। लेकिन इट तो नहीं है, ये पूरा क्लॉज है, मतलब के एक क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट में यूज हुआ है, और सब्जेक्ट नाउन ही होता है। आपके लाइन में सब्जेक्ट नाउन ही होता है, तो मतलब के नाउन की जगह एक क्लॉज यूज हुआ है, मतलब कि वट एवर यू डिसाइड। देखो वट एवर यू डिसाइड जो क्लॉज है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे देखो ये वट एवर लगने की वजह से ना ये इनकम्प्लीट क्लॉज है। वट एवर यू डिसाइड, क्या ये कंप्लीट क्लॉज है? नहीं है। वट एवर यू डिसाइड एक कंप्लीट क्लॉज, एक कंप्लीट मीनिंग देने वाला क्लॉज नहीं है। कहने का मतलब है कंप्लीट मीनिंग वट एवर की वजह से ये इंडिपेंडेंट बन चुका हुआ है। अब इसको कंप्लीट करना है आपने। अगर आप बोलोगे ना यार वट एवर यू डिसाइड, तो अब ये आप इसको कंप्लीट करो, इज फाइन विद मी, ठीक है। तो वट एवर यू डिसाइड क्या है, इसमें इसमें नाउन क्लॉज है, क्योंकि वो नाउन की जगह यूज हुआ और सब्जेक्ट में यूज हुआ है। द नाउन क्लॉज वट एवर यू डिसाइड इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। अच्छा, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम अमेजेस मी। अब अमेजेस मी या मुझे सरप्राइज करता है, अब इसका सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन आपको सॉल्व का नजर आ रहा है ना सब्जेक्ट यू। हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, अब जितना भी वर्ब से पहले आपको नजर आ रहा है सारा, वो नाउन होना चाहिए था। तो मतलब हाउ से लेके प्रॉब्लम तक सारा एक नाउन क्लॉज है, जो कि इस वर्ब का सब्जेक्ट है। द नाउन क्लॉज हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अमेजेस। देन दैट ही डिडंट अपोलोजाइज, दैट ही डिडंट अपोलोजाइज शॉक्ड एवरीवन। शॉक का सब्जेक्ट यहाँ पे है, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको अपोलोजाइज का नजर आएगा, अपोलोजाइज का ही है, ही डिडंट अपोलोजाइज। सो दैट ही डिडंट अपोलोजाइज शॉक्ड एवरीवन। यहाँ पे जो नाउन क्लॉज है दैट ही डिडंट अपोलोजाइज, ये किसका सब्जेक्ट है? वर्ब शॉक्ड का, मतलब ये पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसी तरह जो नाउन क्लॉज है एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस भी बोल सकते हो। इफ द क्लॉज एक्ट्स एज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ द वर्ब, इट इज अ नाउन क्लॉज। ये डेफिनेशन पे आप ना जाए, आप यहाँ पे देखें, आई नो दैट शी इज कमिंग। अब आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, दैट शी इज कमिंग। Here that she is coming is the direct object of the verb I know. मैं जानती हूँ, आई नो। लेकिन मैंने आपसे बोला है, देखो आप बोल सकते हो क्या मैम यहाँ पे भी तो नो का सब्जेक्ट भी था, लेकिन देखो आई नो, मैंने आपसे कहा है ना ये थोड़ा डिपेंडेंट वाइब देगा। दैट शी इज कमिंग यहाँ पे नाउन क्लोज से कुछ सिग्नल देता है, मतलब दैट, व्हाट, वॉट एवर, हुएवर, इस तरह के वर्ड जब भी क्लॉज से पहले होंगे, आप समझना वही नाउन क्लॉज है। जब देखो दैट लग गया, व्हाट, दैट, हाउ, हाउ, वट एवर, हाउ, दैट, ये शुरू में इनके लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे आई नो दैट शी इज कमिंग, तो जो ऑब्जेक्ट में दैट शी इज कमिंग है, ये आपका क्या है? नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, ठीक है। आई डू नॉट नो व्हाट शी वांट्स, देखो व्हाट शी वांट्स वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको मैं ना इसका आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है ऑब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने आपको भाई ये डिपेंडेंट होता है, दैट शी इज कमिंग। अब दैट शी इज कमिंग से पहले या तो आपके स्पीकर ने कोई बात बोली होगी, या तो आपने बोली होगी। लेकिन आई नो बिल्कुल कंप्लीट सा है, लेकिन जब आप बोलो दैट शी इज कमिंग, दैट शी इज कमिंग इनकम्प्लीट है। अब दोनों में वर्ब के साथ ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी इसके साथ ही, यहाँ पे भी इसके साथ ही। एक आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, दैट, व्हाट, हाउ, वट एवर, हुएवर से स्टार्ट होगा नाउन क्लोज। और दूसरा आपने समझना है, देखो आई नो कंप्लीट लग रहा है, लेकिन दैट शी इज कमिंग कंप्लीट नहीं लग रहा है ना, आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट वाइब नजर आएगी इसमें। हियर दैट शी इज कमिंग इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। आई डू नॉट नो व्हाट शी वांट्स, व्हाट शी वांट्स ऑब्जेक्ट में आया है, वर्ब का ऑब्जेक्ट पे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पे। शी बिलीव्स दैट ही विल सक्सीड, द नाउन क्लोज दैट ही विल सक्सीड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिलीव्स। वी डिडंट रियलाइज हाउ डिफिकल्ट द टास्क वुड बी, तो हाउ डिफिकल्ट द टास्क वुड बी क्या है? ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है नाउन क्लोज। देखो ऑब्जेक्ट में भी नाउन यूज होता है ना, मैंने आपसे बताया ना कि आपके ऑब्जेक्ट में भी नाउन यूज होता है, सब्जेक्ट में भी नाउन यूज होता है। और जब नाउन की जगह कोई क्लॉज टाइप आ जाए तो हम उसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। अब वो सब्जेक्ट में यूज हो या ऑब्जेक्ट में यूज हो। अच्छा,
इसके अलावा नाउन क्लोज प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। देखो मैंने जब बोला ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो जरूरी है कि वर्ब के बाद ही कोई चीज आ रही है जब वर्ब के ऑब्जेक्ट में होगा। अब मैंने बोला कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मतलब कि प्रेपोजिशन के बाद ही आएगा यहाँ पे नाउन क्लोज, क्योंकि मैंने कहा है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट इस तरफ होता है सेंटेंस के, सब्जेक्ट इस तरफ होता है ना। इफ द क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन इट इज अ नाउन क्लॉज। जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट शी थिंक्स। देखो अब यहाँ पे भी व्हाट हाउ व्हाट, ये नाउन क्लॉज की ना एक आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये उसकी एक निशानी है कि इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होता है, चाहे वो सब्जेक्ट में हो ऑब्जेक्ट में हो। आई एम इंटरेस्टेड इन प्रेपोजिशन इसके ऑब्जेक्ट में व्हाट शी थिंक्स। व्हाट शी थिंक्स इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इन। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। अब देखो यहाँ पे नाउन को इसने रिप्लेस किया है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कुछ भी इन दिस ड्रामा। तो यहाँ पे ड्रामा क्या है, यहाँ पे ड्रामा एक नाउन है, तो हर जगह पे जो नाउन क्लोज है वो नाउन को रिप्लेस करता रहेगा, ये बात आपने याद रखनी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर ऑफरिंग। ही वाज कंफ्यूज्ड बाय हाउ द मशीन वर्क्स। ही वाज कंफ्यूज्ड बाय हाउ द मशीन वर्क्स। यहाँ पे बाय प्रपोजिशन है, हाउ द मशीन वर्क्स ऑब्जेक्ट है इसका, और ये नाउन की जगह पे यूज होगा। द नाउन क्लोज हाउ द मशीन वर्क्स इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बाय। ठीक है। शी हैज नो आइडिया ऑफ व्हाट शी शुड डू नेक्स्ट। ऑफ प्रपोजिशन है और इसके ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन क्लोज है। और जब भी आपको प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट में अगर एक क्लोज नजर आए, क्लोज मतलब वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नजर आए, तो आपने समझना है कि वो प्रपोजिशन की अगर डायरेक्टली बात आपको नजर आ रहा है तो मतलब कि वो नाउन क्लोज ही है, बस समझ आई। ओके अब यहाँ पे मैं आपको एक क्विक रिव्यू देती हूँ। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जब भी नाउन क्लोज सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज होगा तो आप इस तरह आएगा। व्हाट शी सेड वाज सरप्राइजिंग, तो वाज का सब्जेक्ट के सारा बनता है, सेट का सब्जेक्ट शी है, तो मतलब कि यहाँ पे एक पूरा क्लॉज है जो वाज के शुरू में है, ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे जो नाउन क्लोज है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। आई नो दैट शी इज कमिंग, यहाँ पे जो नाउन क्लोज है वो जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट शी थिंक्स, यहाँ पे नाउन क्लोज इन के मतलब कि प्रेपोजिशन जो इन है उसके ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, आपको कैसे समझ आएगा। नाउन क्लोजेस आर ऑफन, ये थिंग्स टू रिमेंबर है, ठीक है। नाउन क्लोजेस आर ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक वर्ड्स, जैसे कि दैट, आई बिलीव दैट शी इज ऑनेस्ट, व्हाट, शी डिडंट हियर व्हाट ही सेड, whatever, you can do whatever you want, whoever arrives first will win the prize, how, I do not know how she did it, why, tell me why you are upset। तो इस तरह की कुछ चीजें होंगी जो आप लोगों को नजर आएंगी नाउन क्लॉजेस से पहले। वैसे मैंने आपको काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट में आपको किस तरह समझ आएगी, ऑब्जेक्ट में आपको किस तरह समझ आएगी, ठीक है। और प्रपोजिशन को तो बहुत ही सॉर्टेड सा है कि डायरेक्ट प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट में यूज हो जाएगा नाउन क्लोज। तो ये आपको थोड़े से आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ वर्ड्स से। बाकी कुछ और भी ट्रिक्स हैं, जैसे अ नाउन क्लोज कैन बी द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रपोजिशन भी। आंसरिंग व्हाट और हु, देखो जब भी किसी लाइन का आंसर क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि व्हाट और हु और इस तरह का आपको जो है वो क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो, तो मतलब वो नाउन क्लोज है। जैसे कि आई बिलीव इन व्हाट, दैट शी इज ऑनेस्ट। She didn't hear what he said. You can do whatever you want. Whoever arrives first, who, कौन, ठीक है। Whoever, नहीं सॉरी, who will win the prize? I am so sorry. Who will win the prize? तो आगे से जवाब आया whoever first arrives first। देखो who का क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है। I do not know what, how she did it. Tell me why you are upset, ठीक है। तो मतलब जब भी जो नाउन क्लोज होता है, अब आप पीछे से अगर देखो जरा। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट शी थिंक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट, ही वाज कंफ्यूज्ड बाय व्हाट, शी इज नो आइडिया ऑफ व्हाट। देखो सबका आंसर उसमें निकल के आ रहा है। आई नो व्हाट दैट शी इज कमिंग, आई डू नॉट नो व्हाट शी वांट, शी बिलीव्स इन व्हाट दैट ही विल सक्सीड, we didn't realize how difficult the task would be। देन अगर आप उससे पीछे जाओ, what she said, ठीक है। अच्छा, इट वॉज सरप्राइजिंग यार वर्ड, तो आप इसको घुमा के पूछो तो ये वर्ड शी सेड, ठीक है ना। वट एवर यू डिसाइड, नहीं, इज फाइन विद मी, वट इज फाइन विद मी, ठीक है ना, वट एवर यू डिसाइडेड। अमेजेस मी वर्ड, इज फाइन विद मी वर्ड, वॉज सरप्राइजिंग क्या वर्ड, इज फाइन विद मी वर्ड, अमेजेस मी वर्ड, शॉक्ड एवरीवन वर्ड। क्या चीज आपके दिमाग में, अब देखो
डायरेक्टली फॉर्मल क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे नहीं बना, लेकिन आपके दिमाग में वर्ड आएगा, तभी मैं यहाँ पे एकदम इज फाइन विद मी पे रुक गई थी कि आप फॉर्मल क्वेश्चंस बनाने बैठ जाओ सारे। लेकिन देखो, आप जब इसका ये वाला पार्ट देखो जो क्लोज ना हो, वाज सरप्राइजिंग, तो आपके जहन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? जब आपको बोलेगे ना वाज सरप्राइजिंग, तो आप बोलोगे यार वर्ड, ठीक है, इट वाज सरप्राइजिंग वर्ड, फिर आप बोलोगे व्हाट शी सेड, जो उसने बोला वो सरप्राइजिंग, ठीक है। ओके, इनको टेस्ट करने के और भी तरीके होते हैं, इट और समथिंग से रिप्लेस करते हैं, फ्लांट टर्म का, वो की जरूरत नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश किया, होप आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है। अब नाउन क्लोज के बाद अगला क्लोज है एडवर्ब क्लोज, एडवर्बियल क्लोज। एडवर्ब जहां पे भी होता है, आपको पता है यार ये किन किन चीजों को मॉडिफाई करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप जाओ तो एक वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, और अनदर एडवर्ब को करता है। यही मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि एडवर्ब जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंपोनेंट होता है, उसका एक मतलब एक पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। एडवर्ब क्या करता है? सेंटेंस में एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, देन एन एडजेक्टिव करता है, देन अनदर एडवर्ब को भी करता है, ऐसा ही है ना? तो एडवर्बियल क्लॉज का भी यहीं पे यही काम है। An adverb clause is a type of dependent clause that functions as an adverb. ये adverb की जगह पे यूज होगा। It modifies a verb, an adjective or another adverb in the main clause by providing additional information such as when. अच्छा, ये किस तरह के क्वेश्चन का आंसर करेगा? when का, where, why, how, to what extent और under what condition something happens, इस तरह की चीजों का क्वेश्चन करेगा एडवर्बियल क्लॉज, ठीक है। जैसे कि अब इसमें आप सबसे पहले टाइप आप देखो, ये एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा। एन एडवर्ब क्लॉज कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ द वर्ब बाय टेलिंग व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपेंस। जैसे ही लेफ्ट द पार्टी सॉरी। अब यहाँ पे देखो, मोस्टली बच्चे बोलेंगे मैम ये तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट की बात की थी हमने। यहाँ पे मैंने बोला कि ही लेफ्ट द पार्टी। अब देखो, अब यहाँ पे किस चीज का आंसर आपको मिल रहा है? वाई, वाई का ना। अब देखो, वर्ब को मॉडिफाई कर, ही लेफ्ट द पार्टी, लेफ्ट यहाँ पे वर्ब है ना, तो अब वो ये नहीं पूछा ही शी पार्टी वार्टी, नहीं, वो बोले अच्छा वो उसे पार्टी छोड़ के चला गया, क्यों छोड़ के चला गया? देखो अब सारा आपका फोकस वर्ब पे है, छोड़ के क्यों गया भाई? वाई, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ही वॉज टायर्ड क्या है? ये एक एडवर्बियल क्लॉज है, क्यों? क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। द एडवर्ब क्लॉज बिकॉज ही वॉज टायर्ड मॉडिफाइज द वर्ब लेफ्ट, इट टेल्स अस व्हाई ही लेफ्ट द पार्टी। तो यहाँ पे वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यही चीज हम लोग ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में की हुई है बस, लेकिन बस फर्क ये है कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग सिर्फ एक वर्ड देखते थे एडवर्ब में, यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज है पूरा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब मिलके एडवर्ब को रिप्लेस किया हुआ है। जहां पे उसने नाउन को रिप्लेस किया था वो नाउन क्लॉज बना, अब यहाँ पे एडवर्ब को क्लॉज एडवर्ब को रिप्लेस करेगा या एडवर्बियल क्लॉज बनेगा, ठीक है। ही शी स्माइल्ड व्हेन शी वाज हर फ्रेंड। अब शी स्माइल्ड, देखो इधर वेन का जवाब दिया है, यहाँ पे वेन का जवाब दिया है, ये रहा वेन का जवाब दिया है। द एडवर्ब क्लॉज व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड मॉडिफाइज द वर्ब स्माइल्ड, इट टेल्स अस व्हेन शी स्माइल्ड। हमने बोला शी स्माइल्ड जब भी वो अपनी फ्रेंड को देखती थी या देखती है, जो भी है, ठीक है। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड, तो यहाँ पे वर्ब को एक क्लोज ने क्या किया है? मॉडिफाई किया है, और आंसर किस चीज का आ रहा है? व्हेन। जब आप देखो, जब ये क्लोज लिखोगे तो आपको समझ आ रहा है कि किसका आंसर दे रहा है शी स्माइल्ड व्हेन का। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड, तो मतलब व्हेन के जब उस अपने फ्रेंड को देखा तो उसने स्माइल पास की, ठीक है। तो मतलब ये क्या है? व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड यहाँ पे क्या है? एडवर्बियल क्लोज है जो कि स्माइल को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब को। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि एडवर्बियल क्लॉज जो है वो सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। अब आप कहोगे यार सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना बच्चों, वो सुबॉर्डिनेट ही कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं। जैसे ऑल दो शुरू में था ना, ऑल दो शी वाज टायर्ड, ऑल दो सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन था। आपका डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और एडवर्बियल क्लॉज जो क्लॉज होता है ना, उसकी जैसे अब ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, देखो अब हर जगह पे बिकॉज क्या है? बिकॉज एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। इफ क्या है? इफ एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन, ये भी इसकी एक निशानी है, जैसे मैंने वहां पे बताई है। लेकिन यहाँ पे आप ये समझना, ही लेफ्ट द पार्टी, तो ये लेफ्ट को ही मॉडिफाई कर रहा है कि बिकॉज ही वाज टायर्ड। स्माइल्ड, स्माइल्ड कब? जब उसने अपनी फ्रेंड को देखा। वी विल गो हाइकिंग इफ द वेदर इज नाइस। अब हम जो हमने लिखा ना, वी विल गो हाइकिंग, हम जाएंगे। अब जाना डिपेंड किस पे करता है? अंडर व्हाट कंडीशन? इफ द वेदर इज नाइस। द एडवर्ब क्लोज इफ द वेदर इज नाइस मॉडिफाइज द वर्ब विल गो, इट टेल्स अंडर व्हाट कंडीशन वी विल गो हाइकिंग। तो एडवर्ब क्लोज यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, विल गो को, ठीक है। he drives as if he were a professional racer।
ही ड्राइव्स, ड्राइव्स कैसे, एज इफ ही वर अ प्रोफेशनल रेसर, तो मतलब ये बता रहा है कि हाउ, किस मैनर में ही ड्राइव्स इस तरह के जैसे कोई वो प्रोफेशनल रेसर है, तो मतलब ड्राइव्स को मॉडिफाई किया यहाँ पे। द एडवर्ब क्लोज इज एज इफ ही वर, देखो इसमें एज क्या है, एज हमारा यहाँ पे है क्या है, subordinate conjunction है, ठीक है। The adverb clause as if he were a professional racer modifies the verb drives. It tells us how he drives, comparing his driving to that of a professional racer, कि भाई प्रोफेशनल रेसर की तरह ड्राइव कर रहा है। तो एडवर्बल क्लोज जब भी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो हर जगह पे देखो वो वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, ये देखो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। और आंसर किस चीजों की देगा, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, अंडर व्हाट कंडीशन, टू व्हाट एक्सटेंट, इस तरह की चीजों के आंसर देगा। ओके, टू व्हाट एक्सटेंट आपका जो है ना, ये ज्यादा मोस्टली जब ये एडजेक्टिव को करता है ना तो टू व्हाट एक्सटेंट यहाँ पे आता है। एक ओके, अब यहाँ पे के एन एडवर्ब क्लॉज कैन ऑल्सो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ द एडजेक्टिव। देखो जब मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को बताता है, मॉडिफाई करता है ना, तो वहां पे भी यही आंसर देता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अंडर व्हाट कंडीशन। लेकिन जब भी वो एडजेक्टिव को करता है तो वो डिग्री में बताता है। जब भी एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो हमेशा एक्सटेंट बताता है, डिग्री बताता है। और यहाँ पे भी एडवर्बियल क्लोज जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा ना तो वो डिग्री और एक्सटेंट बताएगा। जैसे ही इज मोर कॉन्फिडेंट, देखो वो डिग्री बताएगा देन ही यूज्ड टू बी, एक्सटेंट और डिग्री बताएगा। कॉन्फिडेंट, ही इज मोर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है जो ही का बता रहा है कि वो कॉन्फिडेंट है। देखो एडजेक्टिव एक नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, आपको ये बात पता है ना। आप कॉन्फिडेंट यहाँ पे क्या वर्ब का बोल रहा है, वो कॉन्फिडेंट ऑब्वियसली ही का बोल रहा है, सब्जेक्ट का बोल रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पे ही क्या है, नाउन है। तो कह रहे हैं कि नाउन है वो कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट क्या है, ये एक एडजेक्टिव, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कॉन्फिडेंट को भी मजीद एक्सप्लोर किया गया है कि कॉन्फिडेंट देन ही यूज टू बी, मतलब जिस एक्सटेंट तक वो पहले था वो उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब देखो एक्सटेंट ऊपर की डिग्री ऊपर हो गई है। दैट वर्ब क्लोज देन ही यूज्ड टू बी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव कॉन्फिडेंट, टेलिंग अस टू व्हाट एक्सटेंट ही इज मोर कॉन्फिडेंट। किस हद तक, पहले वो 10% था वो 100% है। जब भी एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो हमेशा डिग्री में करता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव था क्योंकि वो ही को मॉडिफाई कर रहा था, और मजीद कॉन्फिडेंट को इसने आगे मॉडिफाई किया है ये बता के कि जो जितना पहले कॉन्फिडेंट था अब उससे भी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, द टास्क इज इजियर देन आई थॉट इट वुड बी। अब दिस टास्क इज इजियर, अब दिस टास्क क्या है, टास्क यहाँ पे नाउन है। मैंने कहा टास्क इजियर है, मतलब कि इजियर जो है एडजेक्टिव, ये टास्क को मॉडिफाई कर रहा है ना कि वर्ब को, ठीक है। अब टास्क क्या है, वो इजियर है। अब मैं इजियर को मजीद मॉडिफाई करूं तो मैं एडवर्ब से मॉडिफाई कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड के बजाय एक क्लोज लिख रही हूँ मतलब कि वो एडवर्बियल क्लोज बन जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला है द वर्ड एडवर्ब क्लोज देन आई थॉट इट वुड बी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव इजियर, एक्सप्लेनिंग हाउ मच इजियर द टास्क इज देन ओरिजिनली एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यार टास्क तो इतना इजी है, टास्क इजी है, टास्क के साथ लेबल क्या लगाया, टास्क को मॉडिफाई किया, इजी है, इजी का थप्पा उसके ऊपर लगा दिया। अब इजियर को भी मजीद अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप एडवर्ब से करोगे ना, आप एडजेक्टिव को मजीद मॉडिफाई एडवर्ब से करते हो ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि पूरा क्लोज है, तो मतलब ये एडवर्बियल क्लोज है। मैंने कहा ये टास्क इजियर है, मुझे इतना लगा नहीं था लेकिन उससे ज्यादा इजी है। इसका मतलब क्या है कि मैं एक डिग्री बता रही हूँ, मुझे लगा था क्या ये 3-4% इजी होगा, लेकिन तो 100% इजी है यार, उससे काफी ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब क्लोज है कि देन आई थॉट इट वुड बी, जितना मुझे लगा था कि इजी है उससे कहीं ज्यादा इजी है। एक्सप्लेनिंग हाउ मच इजियर द टास्क इज देन ओरिजिनली एक्सपेक्टेड, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा डिग्री में क्या है ये इजी है। ओके, शी इज स्ट्रोंगर। अब शी इज स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को, कि यार वो स्ट्रोंगर है। शी इज स्ट्रोंगर देन शी लुक्स। अब स्ट्रोंगर तो सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन स्ट्रोंगर को मजीद मॉडिफाई किया है आगे, जो वो मजीद मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव को मजीद मॉडिफाई एडवर्ब करता है। लेकिन यहाँ पे क्लोज है तो स्ट्रोंगर को मैंने आगे मजीद किस तरह किया है कि यार वो स्ट्रोंगर, वो ज्यादा स्ट्रोंगर है, मतलब कि वो इतनी लगती नहीं है लेकिन वो ज्यादा स्ट्रोंगर है। द एडवर्ब क्लोज देन शी लुक्स modifies adjective stronger, telling us to what extent she is stronger than her appearance suggests, कि मतलब यार वो दिखने में यार इतनी लगती नहीं लेकिन वो काफी स्ट्रोंगर है, ठीक है। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन आई इमेजिन। अब देखो हर जगह पे एक एक्सटेंट और डिग्री बताइए कि मुझे ये कम परसेंट लग रही है, ज्यादा परसेंट में चीज है।
दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या एडजेक्टिव है जो बुक के बारे में को मॉडिफाई कर रहा है, बुक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन जो एडजेक्टिव है उसको मजीद मैंने मॉडिफाई किया एडवर्बियल क्लॉज से, देन आई इमेजिन। ओके, अच्छा, मजीद एडवर्बियल क्लॉज किसको करेगा? अनदर एडवर्ब को भी, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में भी होता है कि एडवर्ब अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। एन एडवर्ब क्लॉज कैन मॉडिफाई अनदर एडवर्ब बाय प्रोवाइडिंग मोर डिटेल। शी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली, ठीक है, मैंने कहा यार शी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली देन एनीवन एल्स डज, द एडवर्ब क्लॉज देन एनीवन एल्स डज मॉडिफाइज द एडवर्ब ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली यहाँ पे क्या है? देखो, अब मैंने यहाँ पे देखो एडजेक्टिव एडवर्ब में ना तभी बच्चे बड़ा एकदम कंफ्यूज हो गए थे। देखो मैंने कहा ना कि ही इज मोर कॉन्फिडेंट, अब इज और इसको तो वो यहाँ पे इज वर्ब है, वो इसको तो नहीं मॉडिफाई करना। कॉन्फिडेंट कौन है? सब्जेक्ट है, ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि शी सिंग्स मोर ब्यूटी, मैंने नहीं कहा यार शी इज मोर ब्यूटीफुल। अगर मैं बोलती ना कि द गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, मैं बोलूँ शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल शी को मॉडिफाई कर, लेकिन मैंने कहा है कि शी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली, तो जो ब्यूटीफुली है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? उसके गाने के तरीके को, उसको गाने को, वर्ब को, सिंग्स को ब्यूटीफुली यहाँ मॉडिफाई कर रहा है कि शी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली ऑलरेडी एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन हम जो ब्यूटीफुली एडवर्ब है हम इसको भी मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं एडवर्ब से। मैंने कहा शी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली, वो ज्यादा खूबसूरत गाती है देन एनीवन एल्स डज। अब ब्यूटीफुली को मैं मजीद एक्सप्लोर कर रही हूँ, मजीद मॉडिफाई कर रही हूँ। जब आप एडवर्ब को मजीद मॉडिफाई करते हो तो आप अनदर एडवर्ब को जब मजीद करते हो तो एडवर्ब से ही करते हो ना। अब वर्ब को मॉडिफाई करना है एडवर्ब से करोगे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है एडजेक्टिव से करोगे, लेकिन आपने ऑलरेडी एक वर्ब को मॉडिफाई किया है एक एडवर्ब से, आप उसको मजीद मॉडिफाई करोगे तो आप एडवर्ब से ही करोगे दोबारा। जैसे मैंने कहा शी सिंग्स, अब सिंग्स वर्ब है, इसको मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुल को जब आप मजीद करोगे तो किस चीज से इसे मजीद मॉडिफाई करोगे? अनदर एडवर्ब से, आप एक और एडवर्ब उसमें लगाओगे ना। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब की जगह, एक वर्ड की जगह एक पूरा क्लॉज है, तो मतलब ये एडवर्बियल क्लॉज है। मैंने कहा द एडवर्ब क्लॉज देन एनीवन एल्स डज मॉडिफाइज द एडवर्ब ब्यूटीफुली, प्रोवाइडिंग अ कंपैरिजन दैट टेल्स अस हाउ मच मोर ब्यूटीफुली शी सिंग्स कंपेयर टू अदर्स। देखो हाउ का आंसर दे दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटीफुली को मजीद जो है क्या किया है? डिफाइन किया है, मॉडिफाई किया है। द ट्रेन लेफ्ट लेटर, ट्रेन निकली, निकलने को यहाँ पे जो है मॉडिफाई किया गया है। ट्रेन कैसी है? बड़ी छोटी है? नहीं है, निकलने को ट्रेन कब निकली है? लेटर। देन आई हैड होप, ठीक है। द एडवर्ब क्लोज देन आई हैड होप मॉडिफाइज द एडवर्ब लेटर। लेटर किसको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। मजीद अगर यहाँ पे लेटर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है मतलब कि लेटर एडवर्ब है, एडवर्ब को जब मजीद हम कर रहे हैं तो मतलब एक और एडवर्ब लगा रहे हैं, तो एडवर्बियल क्लोज है यहाँ पे ये पूरा, ठीक है। तो जो एडवर्बियल क्लोज है देन आई हैड होप मॉडिफाइज द एडवर्ब लेटर, इंडिकेटिंग हाउ मच लेटर द ट्रेन लेफ्ट कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, वो कितना एक्सपेक्ट करते हैं उसके लिए कितनी देर बाद गई, ठीक है। शी स्पीक्स मोर सॉफ्टली देन शी यूज्ड टू बी। शी स्पीक्स, वो बहुत पोलाइट सॉफ्टली बोलती है, ठीक है, जितना वो बोलती थी, तो मतलब अब यहाँ पे सॉफ्टली क्या एडवर्ब है? मजीद एडवर्ब को अगर हमने किया तो मतलब एक और एडवर्ब है जगह पे, लेकिन वो एक वर्ड नहीं है, वो एक पूरा क्लोज है, मतलब एडवर्बियल क्लोज एडवर्ब, ये वर्ब, इस वर्ब को इसने मॉडिफाई किया, इसको मजीद एडवर्बियल क्लोज ने मॉडिफाई किया। द एडवर्ब क्लोज देन शी लुक्स, सॉरी ये मैंने, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा एडवर्बियल क्लोज देन शी यूज टू मॉडिफाइज द एन अदर एडवर्ब सॉफ्टली, ठीक है। सॉफ्टली मतलब कि हमें बता रहा है कि मतलब जितना वो बहुत ज्यादा सॉफ्टली अब बोलती है जितना वो बोला करती थी। तो ये ना शायद मेरा पिछला वाला रिपीट हो गया है, तो इसको मैं ना यहाँ पे सेट कर दूंगी, लेकिन आप यहाँ पे समझिए सॉफ्टली को मॉडिफाई किया है, ओके। चलो ये क्विक रिव्यू देखते हैं एडवर्बियल क्लॉज का। मॉडिफाइंग अ वर्ब, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड, तो मतलब स्माइल्ड को यहाँ पे क्या किया गया है? वर्ब को मॉडिफाई किया है। स्माइल कब? जब वो अपनी दोस्त को देखा था, तो शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड। शी इज स्ट्रॉन्गर देन शी लुक्स, शी इज स्ट्रॉन्गर, मैंने कहा यार वो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर भी कितनी? अब स्ट्रॉन्गर एक एडजेक्टिव है, उसको मजीद मॉडिफाई किया तो मतलब कि मॉडिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट को, एडवर्बियल क्लॉज। देन शी लुक्स, शी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली, शी सिंग्स वर्ब को मॉडिफाई किया है ब्यूटीफुली ने, ब्यूटीफुली को मजीद मैंने मॉडिफाई किया है देन एनीवन एल्स डज, यहाँ के एडवर्बियल क्लॉज एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, सॉरी एडवर्ब को, ठीक है ना। ब्यूटीफुल एडवर्ब है, स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव है, ओके। अब है एडजेक्टिव क्लोज, लास्ट। एडजेक्टिव क्लोज को हम रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्टिव क्लोज,
नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लोज की समझ आएगी। जो आप अक्सर लिखते हो आपको कोमा की समझ नहीं आती ना, वो यहाँ पे समझ आएगी आपको। एडजेक्टिव क्लोज यहाँ पे भी होगा, मतलब कि नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव क्लोज आल्सो नोन एज अ रिलेटिव क्लोज इज अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लोज दैट फंक्शंस सिमिलरली टू एन एडजेक्टिव। जैसे एडजेक्टिव करता है, मीनिंग इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव क्लोजेस हेल्प टू स्पेसिफाई और डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन दे मॉडिफाई, मेकिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्लियर और मोर डिटेल्ड। किसी भी एडजेक्टिव का काम ही नाउन को वो करना होता है। देखो जब एडजेक्टिव पहले आता है, तो जब एडजेक्टिव, यहाँ पे बताती हूँ, देखिए एडजेक्टिव शी स्ट्रोंगर, अब यहाँ पे स्ट्रोंगर शी कोई मॉडिफाई करने, जब आप एडजेक्टिव को ज्यादा डिफाइन करने मॉडिफाई करने की कोशिश करो तब आप एडवर्ब लाते हो यहाँ पे। लेकिन शुरू में अगर सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करना है तो नाउन को हमेशा एडजेक्टिव ही मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्लॉज की जो है, या क्लॉजेस की दो टाइप्स हैं, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज। रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन, इसको एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोवाइड एसेंशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, विदाउट दिस क्लॉज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वुड चेंज और बी इनकम्प्लीट। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस आर नॉट सेट ऑफ बाय कॉमास। जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं जिसमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, हम उसमें कोमा नहीं लगाते। जैसे द बुक, मोस्टली क्या करते हैं लोग, बुक के बाद कोमा लगा देते हैं। लेकिन अगर आपने, नहीं सॉरी, अब बुक तो, अब ये आपके कहने के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मैंने कहा यार द बुक दैट आई बोरोड वाज फैसिनेटिंग। अब मेरे पास बहुत सारी बुक्स है ना, अब मैं किसी को देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि यार जो मैंने खरीदी थी बुक, अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस बुक को लेके। बुक तो मेरे पास ढेर सारी है, अब मुझे किसी को बताना है कि कौन सी बुक ज्यादा मुझे जो है वो बहुत सरप्राइज कर रही है, या मैं उससे बहुत ज्यादा इमेज हुई हूँ, कौन सी बुक जो मैंने खरीदी थी। अब ये बुक क्या है, यहाँ पे बुक नाउन है, दैट आई बोरोड एक पूरा क्या है, क्लॉज है, आई सब्जेक्ट है, बोरोड वर्ब है, दैट आई बोरोड मतलब कि यहाँ पे कोई एक एडजेक्टिव की जगह एक एडजेक्टिव क्लोज यूज हुआ है, और वो क्लोज इसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है बुक के बारे में, तो मतलब कोमा नहीं लगाना। Here the clause that I borrowed is essential because it specifies which book is being discussed। कौन सी बुक, मेरे पास अब साइंस, हिस्ट्री, प्लांट, टमकान, नॉवल सब कुछ है, अब कौन सी बुक, ठीक है। The man who fixed my car did a great job। अब the man did a great job, the man, मैन भी कौन सा, अब मैं स्पेसिफिकली एसेंशियल इंफॉर्मेशन देने लगी हूँ तो मैं यहाँ पे कोमा नहीं लगाऊंगी। द मैन हु फिक्स्ड माई कार, द मैन जिसने मेरी कार फिक्स की। मोस्टली लोग ना चाहे वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो कोमे से लाइदा कर देते हैं। अगर आप कोमे से लाइदा कर दो इसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन एसेंशियल है ही नहीं, आप उसको निकाल के भी पूरा कर सकते हो सेंटेंस। अगर मैं बोलूं कि ये यहाँ पे मैं कोमा लगा दूं, इधर भी कोमा लगा दूं, कार के एंड पे भी कोमा लगा दूं, इसका मतलब पता है क्या, ये मेरी इंफॉर्मेशन एसेंशियल नहीं है, मतलब इसके बगैर भी मेरा सेंटेंस चल सकता है। तो अगर इसके बगैर मेरा सेंटेंस चल सकता है तो मैं बोलूँ द मैन डिड अ ग्रेट जॉब, तो मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं है, एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल दी, कौन सा बंदा। तो जब आप एसेंशियल इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आप कभी भी नाउन के बाद कोमा नहीं लगाना है, ठीक है। और ये पूरा क्लॉज है, मतलब कि ये जो एडजेक्टिव है ये क्लॉज है जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज बोला है। और रिस्ट्रिक्टिव है क्योंकि ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड पे मबनी है। द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज हु फिक्स्ड माय कार स्पेसिफाइज व्हिच मैन द स्पीकर इज रेफरिंग टू, विदाउट दिस क्लॉज वी wouldn't know which man did a great job, कौन से बंदे ने, ठीक है। अच्छा, द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड यूजुअली गेट गुड ग्रेड्स। द स्टूडेंट्स, अच्छा, the clause who study hard is essential because it tells us which students the speaker is talking about, those who study hard, ठीक है। जो हार्ड स्टडी करेंगे वही अच्छे ग्रेड्स लेंगे, तो स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये है कि क्या ये मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि क्या हु फिक्स्ड माई कार, इसको मैं निकालूंगी तो क्या ये लाइन पूरा मीनिंग देगी, नहीं देगी। देखो द मैन डिड अ ग्रेट जॉब, आप किससे बात करो, अब देखो द मैन डिड अ ग्रेट जॉब, बात ये नहीं, देखो कंप्लीट मीनिंग दे रही लाइन। लेकिन अगर आप किसी को बताना चाह रहे हो कि यार मैन हु फिक्स्ड माई कार, और हु फिक्स्ड माई कार आपने लिख दिया कोमा के साथ, तो मतलब आप कह रहे हो कि यार ये एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे बात ही सारी कोमे की है, ठीक है। यहाँ पे बात कोमे की कर रहे हैं हम। जब आपने कोमा लगा दिया इसका मतलब है कि आपने जो बीच वाली इन्फॉर्मेशन है वो एसेंशियल नहीं है। तो जब बच्चों, जब भी आप कोई लाइन लिखो और आप लाइन इस तरह लिखो कि जो नाउन है उसके बारे में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो आपने कोमा नहीं लगाना आम जबान में, ठीक है। आपने कोमा नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि वो तो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना। इस तरह अगर देखो यहाँ पे नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जो नॉन एसेंशियल होती है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी ओमिटेड विदाउट चेंजिंग द फंडामेंटल मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंस। क्या हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, दीज क्लॉजेस, मतलब हम उसको ओमिट भी कर सकते हैं। दीज क्लॉजेस आर सेट ऑफ बाय कोमास, जैसे कि माय ब्रदर
हु लिव्स इन न्यूयॉर्क इज कमिंग टू विजिट, माय ब्रदर इज कमिंग टू विजिट। अगर हु लिव्स इन न्यूयॉर्क आप किसी को ना भी बताओ तो पता है आपका भाई न्यूयॉर्क में ही रहता है, तो वो आर है। द क्लोज हु लिव्स इन द न्यूयॉर्क adds extra information about my mother brother, but it is not essential to understand the sentence। तो ये essential नहीं है सेंटेंस को समझने के लिए। अच्छा, our vacation to Hawaii which we planned for months was unforgettable। तो अब which we planned for months हम ना भी डालें तब भी कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, ठीक है। पेरिस विच इज द कैपिटल ऑफ द फ्रांस। तो अब ये स्पीकर देखो, अभी जो बात बंदा कर रहा है, और नॉर्मली सबको पता है कि पेरिस फ्रांस का ही क्या है, फ्रांस का कैपिटल है। तो हम ये ना भी डाल, देखो जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो आप कोमा में लिख सकते हो, ठीक है। आप लिखना जो कोमा में लिख दो, लेकिन जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो आप डालोगे ताकि आप अच्छे तरीके से मीनिंग कन्वे करो। और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे बाबा में स्ट्रेस कोमे पे पता है क्यों डाल रही हूँ कि कोमा नहीं डालते एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ। द मेन हु फिक्स्ड माई कार, ये मैन के बारे में एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि मैन तो बहुत सारे, कौन सा मैन जिसने मेरी कार रिपेयर की है, ठीक है। आप एक दो लोग बात कर रहे हो ना, आप मोस्टली उससे अब देखिए इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हो ना यार, आपने कहा यार गाड़ी इतनी अच्छा, आप बोलोगे यार द मैन डिड अ ग्रेट जॉब और ये वो, क्योंकि आपको पता है आप अभी उस टाइम अगर आप ये लाइन नहीं भी बोलोगे हु फिक्स माई कार, आप कार की तरफ देख के दोनों बात कर रहे हो ना। आप बोलोगे यार, आपको दोस्त बोलोगे यार कितनी अच्छी कार फिक्स की है मेरी उसने, आप बोलोगे यार द मैन डिड अ ग्रेट जॉब, यार बड़ी अच्छी इसने मैकेनिक ने की है। लेकिन अगर आप किसी से रैंडमली बात करो द मैन डिड अ ग्रेट जॉब, तो वो बोलेगा ना कौन, अपना आपको यहाँ पे एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है हु फिक्स्ड माय कार। तो कहने का मतलब है जब भी नाउन के बारे में एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप कोमा नहीं लगाते, आपने रिटर्न में कोमा नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो जो नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, जहां पे आपको जरूरी नहीं है यार आप बताओ इन्फॉर्मेशन, तो वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होते हैं, मतलब आप वहां पे कोमा लगा के उसको सेपरेट करते हो अंदर, ठीक है, फिर आप उसको कोमा लगा के सेपरेट करके लिखते हो। लेकिन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जब आप कोमा लगा देते हो तो फिर वो एक ग्रामेटिकल एरर बन जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे खत्म हो गया। अब टाइप्स आती हैं सेंटेंसेस की, तो वो मैं इसके बाद वो क्लोजेस के साथ ही क्लोज का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं दूंगी, क्योंकि टाइप्स जो सेंटेंसेस की इन्हीं के अंदर आती हैं, इन्हीं क्लोजेस से मिलकर बनती हैं, ठीक है। चलें सर, अपना ख्याल रखिएगा, मैं अगली रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दे दूंगी। ज्यादा बातचीत में टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स और बहुत सारी चीजें विजें करनी होती हैं, तो इतना मैं फिर एंड पे बात नहीं कर पाती। आपको कोई क्वेश्चन हो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।